नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से देहरादून में जन आक्रोश महिला पदयात्रा निकाली गई और इसकी शुरुआत परेड ग्राउंड में आयोजित जनसभा से हुई, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट समेत कई जनप्रतिनिधि ने सभा को संबोधित किया। इसके बाद सभी ने यहां से ये पदयात्रा शुरू की, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने हाथों में तख्तियां लेकर हिस्सा लिया और कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महिलाओं ने आरोप लगाया कि विपक्ष ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध कर महिलाओं का अपमान किया है और इसका जवाब आने वाले समय में दिया जाएगा। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि महिलाओं के अधिकारों पर चोट पहुंचाने का काम किया गया है और 33% आरक्षण देने वाले इस कानून को रोकने की कोशिश की गई है। वहीं नेताओं ने कहा कि आक्रोश सड़क से लेकर सदन तक गूंजेगा और आने वाले समय में महिलाओं का ये जनसमर्थन विपक्ष के लिए बड़ा जवाब साबित होगा। इस देश की आजादी के बाद इस देश के सत्ता पर लगातार 6 दशकों तक यानी 60 वर्षों तक अगर किसी पार्टी का शासन रहा है तो उस पार्टी का नाम है कांग्रेस पार्टी, जिसने 6 दशकों तक इस देश के अंदर हुकूमत चलाने का काम किया है। इनके पास हमेशा पूर्ण बहुमत होता था, लेकिन इसके बाद भी इनके समय में कभी महिलाओं का उनका हक नहीं दिया गया, क्योंकि वे लोग जानते थे कि अगर सामान्य घरों से महिलाएं राजनीति में आ जाएंगी तो इनके परिवारवाद की राजनीति घपले में पड़ जाएगी। इसलिए आदरणीय मोदी जी ने वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही मातृशक्ति को नए भारत के निर्माण के साथ जोड़ने का आधार मानते हुए उन्हें सशक्त बनाने के लिए, उनको सक्षम बनाने के लिए और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। उसके लिए उन्होंने अनेक योजनाएं देश के अंदर शुरू करी। सबसे पहले बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के अभियान के द्वारा बेटियों को शिक्षा और सुरक्षा को प्राथमिकता देना हो, उज्ज्वला योजना लाना हो या जनधन योजना लाना हो, स्टार्टअप योजना लाना हो, स्वच्छ भारत अभियान शुरू करना हो या लाखों महिलाओं, करोड़ों महिलाओं को लखपति दीदी योजना से जोड़ना हो या उनको आत्मनिर्भर बनाना हो या ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा का अंत करना हो, ऐसे अनेक निर्णयों के माध्यम से मोदी जी ने मातृशक्ति का सम्मान सुरक्षित करने का ऐतिहासिक काम किया। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से देश के प्रत्येक कोने में महिलाएं स्वावलंबन की, आत्मनिर्भरता की नई नई कहानियां लिख रही हैं। कोई ड्रोन उड़ा रही हैं, कोई सीमा पर देश की सुरक्षा कर रही हैं, कोई स्टार्टअप चला रही हैं, तो कोई ग्राम सभा की सरपंच बनकर बदलाव की अगुवाई कर रही हैं। यह आदरणीय मोदी जी के संकल्प का ही परिणाम है कि आज देश के सामान्य घरों की बेटियां रसोई से लेकर रायसीना हिल तक का सफर तय कर रही हैं। आप लोगों को जानकर अत्यंत हैरानी होगी कि कांग्रेस ने अपने परिवार की महिलाओं के अलावा कभी सामान्य परिवारों की महिलाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं किया। महिलाओं से भेदभाव कांग्रेस की रीति नीति में रहा है। नेहरू जी की कैबिनेट में केवल एक महिला मंत्री हुआ करती थी, राजकुमारी अमृत कौर। इसके बाद इंदिरा गांधी जी की पहली कैबिनेट में भी केवल एक महिला कैबिनेट मंत्री रही और इंदिरा गांधी जी ने एक महिला होते हुए भी कभी किसी अन्य महिला नेता को आगे नहीं बढ़ाया। और वो भी जो बार बार कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हमने महिला प्रधानमंत्री देश को दी है, तो मैं बताना चाहता हूं वो महिला कोई सामान्य परिवार से नहीं आई थी। वो नेहरू जी की बेटी न होती तो उनको भी कांग्रेस कभी प्रधानमंत्री नहीं बनाती, कभी प्रधानमंत्री नहीं बनाती। और राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री रहते हुए केवल एक महिला नेता मोहसिना किदवई जी को कैबिनेट मंत्री बनाया। और फर्क साफ देखिए, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो किस प्रकार का परिवर्तन हुआ, उनकी कैबिनेट देखिए। उनके पहले कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी जी की कैबिनेट में 6 कैबिनेट मंत्री रही और आज भी मंत्रिमंडल में 7 महिला मंत्री शामिल हैं। कांग्रेस और परिवारवादी मानसिकता वाले ये लोग कभी महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं देंगे। ये लोग महिलाओं के नाम पर अपने ही परिवार की महिलाओं को राजनीति में आगे बढ़ाते हैं और देश की सामान्य
परिवार की बेटियों का हक छीन लेते हैं। आप लोग भी जानते हैं, कांग्रेस ने अपने युवराज की तरह ही राजकुमारी प्रियंका जी को भी कई बार राजनीति में आगे लाने का प्रयास किया, कई बार उनको भी लॉन्च किया गया। उत्तर प्रदेश के चुनाव में आपने देखा होगा, उन्होंने कहा था मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और उनके लिए हजारों करोड़ रुपए के बड़े बड़े प्रचार अभियान चलाए गए। जब उन्हें वास्तविकता में देश की लड़कियों के लिए लड़ने का मौका मिला तो उन्होंने धोखा देने का काम उनको किया है। उनकी ये एंटी वुमेन पॉलिसी ये साफ दर्शाती है कि उनके लिए सिर्फ अपने परिवार की नारी ही महिला है, और वो केवल अगर सोचते हैं तो केवल और केवल उनके सशक्तिकरण के लिए सोचते हैं, महिला सशक्तिकरण मानते ही नहीं है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आदिवासी समाज की बेटी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचना हो, या आदरणीय निर्मला सीतारमण जी का वित्त मंत्री के रूप में लगातार भारत को आम बजट प्रस्तुत करना हो, वो इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण अब केवल एक नारा नहीं है बल्कि हकीकत है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी राज्य सरकार भी मातृशक्ति के लिए समर्पित होकर काम कर रही है। हमारी राज्य सरकार ने जहां एक और नारी सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण के लिए विधानसभा में 30% का आरक्षण लागू करने का ऐतिहासिक काम किया है, वहीं महिला अधिकारों की सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए देश में सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून देवभूमि उत्तराखंड में लागू करने का ऐतिहासिक काम भी किया है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार द्वारा उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, सशक्त उत्सव बहना योजना, मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के माध्यम से आज महिलाओं के लिए नए नए रोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं। यह हमारे प्रयासों का ही परिणाम है कि हमारे प्रदेश के अंदर 2,65,000 से अधिक हमारी बहनों ने लखपति दीदी बनने का गौरव प्राप्त किया है। चंपावत के प्रभारी मंत्री भरत सिंह चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से जल जीवन मिशन योजना के लिए विशेष बजट जारी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जैसे ही राज्य सरकार को बजट उपलब्ध होता है, उसके बाद चंपावत जिले में अधूरी पड़ी जल जीवन मिशन योजनाओं को पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब देश में एक साथ इतनी बड़ी योजनाएं संचालित की जाती हैं तो कुछ व्यवधान जरूर आते हैं। जल्द राज्य सरकार को बजट उपलब्ध हो जाएगा और जल जीवन मिशन योजना को पूर्ण किया जाएगा। चंपावत जिले में भी बजट उपलब्ध न होने से जल जीवन मिशन की कई परियोजनाएं अभी भी अधूरी पड़ी हैं। अब गर्मी बढ़ने के साथ साथ जिले में पेयजल का संकट भी गहराने लगा है, जिसको दूर करने का काम किया जाएगा। शायद सुना होगा कि इस बार केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए अतिरिक्त बजट जारी किया है और बहुत जल्दी वो पैसा राज्य सरकार को मिलने वाला है। तो जो योजनाएं अधूरी पड़ी हुई हैं उनको पूरा किया जाएगा। 140 करोड़ के देश में एक साथ जब पूरे देश में कोई योजना लागू होती है तो निश्चित रूप से उसमें कुछ व्यावहारिक कठिनाइयाँ आएंगी जो आई जल जीवन मिशन में, लेकिन अब उनको दूर कर लिया जाएगा और जैसे ही पैसा मिलेगा जो लंबित भुगतान है वो भुगतान भी किए जाएंगे और जो काम अधूरे पड़े हुए हैं उनको पूरा किया जाएगा। हरिद्वार में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर ग्रामीण विकास को नई दिशा देने की पहल की गई है। जिले में विकासखंड नारसन स्थित ग्राम पंचायत भिजौली में आयोजित कार्यक्रम में पंचायती राज एवं आपदा प्रबंधन मंत्री मदन कौशिक ने 25 मिनी सचिवालयों का लोकार्पण किया है और ग्राम पंचायतों के परिवार रजिस्ट्रों के डिजिटलीकरण की शुरुआत की है। इस मौके पर परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की और सरकार का कहना है कि इस पहल से पंचायत स्तर पर पारदर्शिता बढ़ेगी और ग्रामीणों को बेहतर सेवाएं मिल सकेंगे। इस पहल के साथ ही कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे। आज पंचायत दिवस के अवसर पर हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम पूरे ब्लॉक के एक निश्चित गांव को एक उनका सर्वांगीण विकास हो, इस प्रकार की एक सारी व्यवस्था
और सभी विभाग मिलकर उसमें काम करेंगे। उसमें विधायक जी भी करेंगे, सांसद जी भी करेंगे, जिला पंचायत अध्यक्ष जी भी करेंगे, ब्लॉक प्रमुख जी भी करेंगे, उसमें राज्य योजना भी, उसमें जिला योजना भी, सारी योजनाओं। यानी हम ऐसा नहीं कि सारे लोग मिलकर केवल एक ही काम करेंगे, सड़क बनाएंगे। कुछ विभाग से सड़क बनवाएंगे, कुछ से नाली बनवाएंगे, कुछ विभाग से वहाँ का मिनी सचिवालय अच्छा नहीं होगा उसे ठीक कराएंगे, कुछ विभाग से हम वहाँ अगर ड्रेनेज अच्छा नहीं होगा ड्रेनेज कराएंगे, कुछ विभाग से हम अगर अच्छा नहीं होगा तो वहाँ का हम क्षेत्र के लिए जो स्कूल अच्छा नहीं है स्कूल ठीक कराएंगे, सब चीज़ जैसे कराएंगे। कालाढूंगी में देवभूमि क्रिकेट प्रीमियर लीग 2020 का भव्य उद्घाटन किया गया। नैनीताल उधम सिंह नगर के सांसद अजय भट्ट और हल्द्वानी के मेयर गजराज बिष्ट ने संयुक्त रूप से प्रतिभागियों का यहां पर उत्साहवर्धन किया और प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस दौरान खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर मैच का आगाज किया गया और पहले दिन पिथौरागढ़ और कोटाबाग के बीच मुकाबला खेला गया, जिससे देखने को मिला कि बड़ी संख्या में दर्शक पहुंचे। और इस मौके पर मुख्य अतिथि सांसद अजय भट्ट ने कहा कि इस तरह की खेल प्रतियोगिताएं युवाओं के लिए बेहद जरूरी है। इससे युवाओं को प्रोत्साहन मिलता है और वो नशे जैसी बुरी आदतों से दूर रहते हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए गंभीर है और उत्तराखंड में कई मिनी स्टेडियम्स भी बनाए जा चुके हैं, जबकि आगे भी खेल सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। ये बलवंत सिंह कन्याल साहब जो यहाँ के ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, उनकी स्मृति में क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है। इसमें लगभग 20 टीमें आई हैं। मैं आयोजकों को बहुत धन्यवाद देता हूं कि 20 टीमों का रहने का और हर प्रकार की बंदोबस्त उन्होंने यहाँ पर कर रखा है। इतने इंटीरियर में ग्रामीण क्षेत्र में होने पर भी व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं है। फील्ड भी बहुत अच्छा है, पूरे नॉर्म्स जो होते हैं क्रिकेट के उसके आधार पर खेल रहे हैं। आज पिथौरागढ़ की टीम और कोटाबाग की टीम के बीच में इस समय मैच चल रहा है, उद्घाटन मैच। इसके बाद लगातार मेरे अंदाज से कम 1 हफ्ते ये मैच चलने वाला है। कॉर्बेट मैदान में पूर्व ब्लॉक प्रमुख स्वर्गीय बलवंत सिंह कन्याल जी की स्मृति में युवाओं को नशे से दूर करने के लिए और खेल कूद के प्रति आगे बढ़ाने के लिए एक प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया है, जो कि लगभग 10 दिन लगातार चलेगा यहाँ पर। और पूरे कुमाऊं उत्तराखंड से 20 टीमें इस प्रीमियर लीग प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं। 1,11,000 रुपये और सेकंड पुरस्कार प्रोत्साहन राशि 51,000 रुपये और मैन ऑफ द सीरीज स्कूटी रखी है। और हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि युवाओं को खेलकूद में आगे आना चाहिए और एक जो यहाँ की हमारे पहाड़ों की प्रतिभाएं हैं वो बाहर निकल के आएँ, उन्हें एक अच्छा मैदान मिले खेल का और एक प्रोत्साहन के रूप में हम सभी लोगों को सहयोग करके ये आयोजन करवा रहे हैं। उधम सिंह नगर के दिनेशपुर में एक 32 वर्षीय युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में गांव के ही एक घर से बरामद हुआ है। परिजनों ने युवक के दोस्तों पर ही हत्या का गंभीर आरोप लगाया। पुलिस अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। परिजनों ने बताया कि बीती रात यहां पर सुजत के कुछ दोस्त उसे घर से बुलाकर साथ ले गए थे। रात भर सुजय घर वापस नहीं लौटा और सुबह उसके मौत की खबर सामने आई। उसके साथियों ने ही उसकी हत्या की है। घटना की सूचना मिलते ही दिनेशपुर पुलिस मौके पर पहुंची। मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तराखंड पुलिस की फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। इनके घर में छोटे छोटे 2 ही बच्चे हैं और खाने पिलाने वाला एक ही लड़का है, ठीक है। और ये इनको बुला के लेके गए रात को 9 बजे। फ़ोन किया कि तुम आ जाओ। आके उनको शराब पिला के, हमें तो लगता है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है, हमें लगता है गलत हुआ है। वो शराब पिला के वहीं पे उसको छोड़ के वो चला गया। हम आके हमने यही सुना है और हमें भी लगता है कि ये गलत हुआ। ये लड़का ऐसा नहीं था, वो शराब आज नहीं पीता, बहुत पहले से पीता था शराब, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि वो शराब पी के घर आ ही नहीं पाया, ठीक है। हमने फिर इनके घर वालों को उन्होंने खबर दिया कि वो यहाँ पे लाश गिरा हुआ है। वो मेरा भाई है और वो घर से निकला, खाना वाना खा के 9 बजे निकला था। तो उसका बीवी को भी गाली वाली देके गया, तो साथ में कोई पहाड़ी का साथ में गया था। फिर वो उधर तो उसने फोन करके बुलाने का साथ फिर उधर जाके पहाड़ी पारा में फिर उन्होंने बोला कि यहाँ पे किसी का लाश गिरा हुआ है, मतलब कि सांस बस नहीं ले रहा। 7 बजे फोन करके बोला है, तब जाके सबने जाके देखा है, सच में सांस बस नहीं ले पा रहा है। कह रहा वहाँ का लोग आता पता लोग कह रहा है कि रात का 3 बजे गाड़ी भर के आया था, यहाँ पे छोड़ के गया है। आते इनका इंसाफ हो, क्योंकि मेरा एक ही भाई था, इसका इंसाफ हो। लच्छीवाला क्षेत्र के जंगल में हाथी का एक
शावक अपने झुंड से पिछड़ा हुआ मिला है। बता दें, सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शावक को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। वन कर्मियों ने शावक को उसके झुंड से मिलाने के लिए कई प्रयास भी किए, लेकिन हाथियों ने उसे स्वीकार ही नहीं किया। इसके बाद विभाग ने शावक को सुरक्षा के साथ ही प्राथमिकता उपचार दिया और इसके बाद उसकी निगरानी रखी जा रही है। वन विभाग की टीम ने शावक को सुरक्षित रूप से चीला रेंज में सौंप दिया है, जहां पर उसकी देखभाल की जा रही है। वन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि शावक पूरी तरह से सुरक्षित है और उसकी नियमित निगरानी भी की जा रही है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा से 1.25 लाख से अधिक प्रदेशवासियों का सीधे रोजगार जुड़ा है। हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से यह संख्या काफी अधिक हो सकती है, क्योंकि यात्रा के दौरान होटल, परिवहन और स्थानीय उत्पादों के माध्यम से लाखों लोगों की आजीविका चलती है। जाहिर है कि तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ी तो कारोबार भी अच्छा होता है। यही पहाड़ के लोगों की साल भर की कमाई होती है। यही वजह है कि यात्रियों से राज्य में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपील कर रहे हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जारी है। 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने देवभूमि उत्तराखंड आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की कि वो इस यात्रा को केवल दर्शन तक सीमित न रखें, बल्कि इसे जिम्मेदारी, सेवा और प्रकृति के सम्मान के साथ पूरा करें। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केदारनाथ मंदिर, बद्रीनाथ मंदिर, गंगोत्री मंदिर और यमुनोत्री मंदिर की यात्रा भारत की सनातन संस्कृति चेतना का एक भव्य उत्सव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा भी सभी यात्रियों से, श्रद्धालुओं से अपील की गई है। अब हमारे चारों ही धामों के विधिवत रूप से कपाट खुल गए हैं। आज भगवान बद्री विशाल के भी कपाट खुल गए हैं। सभी भक्तों के लिए सभी हमारे धाम तैयार हैं। सभी दर्शन के लिए आने वाले लोगों के लिए सभी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित रूप से करने का प्रयास किया गया है। अभी चूंकि पिछले वर्ष और इस वर्ष अभी भी यात्रा शुरू होने से पहले तक लगातार बर्फबारी होती रही है, लेकिन उसके बावजूद भी सभी इंतजाम किए गए। सभी भक्तगण सभी आए, सभी श्रद्धालु आए, सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। अच्छी यात्रा होगी, अच्छी व्यवस्था मंदिर समिति के द्वारा भी यहाँ पर की गई है। पत्र में पीएम ने लिखा है कि हिमालय की गोद में बसे ये चारों धाम आज भी आस्था और विश्वास के प्रमुख केंद्र हैं। उन्होंने अपने संदेश में बताया कि सदियों पहले आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और माधवाचार्य जैसे महान आचार्यों ने इन धामों में यात्रा कर भारतीय संस्कृति को नई दिशा दी थी। आज भी ये परंपरा देश के अलग अलग हिस्सों में आए लोगों को जोड़ती है और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा भी सभी यात्रियों से, श्रद्धालुओं से अपील की गई है। ये भगवान बद्री विशाल की नगरी है। यहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2022 में इस भगवान बद्री के स्थान का मास्टर प्लान यहाँ के लिए तैयार करवाया था, जो आज काफी आगे बढ़ गया है। काफी काम यहाँ पर हो रहे हैं और भव्य बद्री, दिव्य बद्री के रूप में ये स्थान पूरी तरह से अब दिखने लगा है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा कि विकसित भारत के संकल्प में उत्तराखंड की भूमिका बेहद अहम है। उन्होंने याद दिलाया कि कुछ वर्ष पहले बाबा केदार के धाम में उन्होंने कहा था कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा और आज उन्होंने राज्य की प्रगति पर इस विश्वास को साकार किया है। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में उत्तराखंड में तेजी से विकास हुआ है, जिससे चारों धाम पहले से अधिक आसान, सुरक्षित और सुविधाजनक बन गए हैं। माड़ा गांव भी है यहाँ पर, तो मैं सभी आने वाले श्रद्धालुओं से, भक्तगणों से ये भी अनुरोध करूंगा कि वो चारों धामों के दर्शन के साथ साथ हमारे आसपास के धामों के आसपास के जो स्थान हैं उन स्थानों को भी देखें। यहाँ माड़ा गांव, जिसको भारत का अंतिम गांव कहा जाता था, प्रधानमंत्री जी ने 2022 में यहाँ का प्रवास किया था, यहाँ का भ्रमण किया था। उसके बाद आज वो स्थान भी हमारा तेजी से आगे बढ़ रहा है। उसको पहले गांव की संज्ञा दी देश के और पहले गांव के रूप में आज उसका विकास आगे बढ़ा है। वहाँ की मातृशक्ति कल में शाम को सबसे मिला था, 100% उन्होंने वोकल फॉर लोकल को आगे बढ़ाते हुए
100% आज लखपति दीदियां वहां की बहनें बन गई हैं। और सभी से ये भी अनुरोध है कि यात्रा के जो नियम हैं उन नियमों का पालन करें। सभी के लिए अच्छी व्यवस्था है, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने तीर्थयात्रियों से डिजिटल उपवास अपनाने की भी अपील की है। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान और स्थानीय उत्पादों के माध्यम से लाखों लोगों की आजीविका चलती है। जाहिर है कि तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ी है तो कारोबार अच्छा होगा। यही पहाड़ के लोगों की साल भर की कमाई होती है। ब्यूरो रिपोर्ट हॉर्नबिल टीवी। फिलहाल इन खबरों में इतना ही। आप देखते रहिएगा हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।